हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी जैनब एंड आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि हाउ डू आई बिकम अ पीएचडी स्कॉलर एट द एज ऑफ 2022। तो बहुत लोगों के लिए शॉकिंग होता है कि मैंने इतनी कम एज में पीएचडी कैसे क्रैक कर लिया, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, वो भी फेलोशिप के साथ। तो मेरी भी जर्नी ऐसी नहीं थी कि मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ थी या चीज़ें मुझे बहुत ही ईज़िली मिल गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। और हाँ, मैं भी एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन एंड पीजी किया है और अब मैं पीएचडी कर रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो अब मैं बता रही हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह किसी प्रॉब्लम से जुड़े हुए हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर आप किसी कॉमन यूनिवर्सिटी से हो और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो आज मैं आपको एकदम डिटेल्स में बताऊंगी कि हाउ डू आई क्रैक इट। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो करंटली मैं अपनी पीएचडी कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंड साइकोलॉजी के फील्ड में। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था फिजिक्स एंड मैथ्स से फ्रॉम शिबली नेशनल पीजी कॉलेज एंड मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था कोविड के टाइम में, वो भी साइकोलॉजी से। और लिटरली मैं बोलूँ कि मुझे साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। बट मैं अपने नाम के आगे कुछ सरनेम लगाना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि शायद मैं लॉ कर लूँ तो मैं अपने नाम के आगे एडवोकेट लगा सकती हूँ, या मैं साइकोलॉजी से पढ़ लूँ तो मैं अपने नाम के आगे साइकोलॉजिस्ट लगा सकती हूँ। तो मुझे उस टाइम पे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। बट हाँ, मैं हमेशा से इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी कि मुझे अपने नाम के आगे कुछ सर नेम लगाना है। ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया, मैंने ना जाने कितने साइकोलॉजिस्ट को मैसेज किया और मैंने उनसे ये पूछा कि क्या मैं साइकोलॉजी से मास्टर करने के बाद मैं अपने नाम के आगे साइकोलॉजिस्ट लगा सकती हूँ, साइकोलॉजिस्ट जैनब जहांगीर। तो उन्होंने कुछ ने रिप्लाई नहीं किया, कुछ ने भी रिस्पॉन्स किया तो बताया कि नहीं, आप नहीं लगा सकते क्योंकि आपके लिए एमफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मेरे एरिया में ना तो कोई एमफिल का इंस्टीट्यूट था, ना ही कोई पीएचडी का इंस्टीट्यूट था, और मेरे घर वाले मुझे शायद बाहर नहीं जाने देते क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी कि मैं उससे बाहर जा सकती हूँ, कैसे मैं जाऊँगी और मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और जब मैंने एमफिल का फिजिक्स स्ट्रक्चर देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं एमफिल नहीं करूँगी। एंड फिर मैंने और सर्च किया कि साइकोलॉजी में और क्या क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं या नहीं। तो फिर बहुत एक्सप्लोर करने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने बताया कि अगर तुम्हें अच्छे पीएचडी करो तुम नेट क्वालिफाइड करो। ठीक है। तो फिर मुझे नेट के बारे में पता लगा ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर। मैंने सितंबर में एडमिशन लिया था अपना 2020 में, और मुझे जनवरी में जाके पता लगता है कि नेट का भी कुछ फॉर्म होता है, नेट भी कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये नेट क्वालिफाइड करती हूँ, एटलीस्ट मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी। ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन जाऊंगी, कुछ तो आया यार मेरे नाम के आगे। तो ये डेडिकेशन लेके मैं चल पड़ी अपने आगे के लिए। तो फिर उसने मुझे बताया कि अनअकैडमी पे कुछ ऐसे एजुकेटर हैं जो पढ़ाते हैं और प्रिपरेशन कराते हैं, तुम एक बार जाके उनको चेक करो। तो फर्स्ट टाइम मैंने अनअकैडमी डाउनलोड किया और वहाँ पे मैंने एक सर को देखा जो साइकोलॉजी पढ़ा रहे थे। तो फिर मैंने कुछ दिन उनकी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी, बिल्कुल न्यू फ्रॉम द बिगनिंग। मुझे कुछ नहीं मालूम था कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, बस उन्होंने बताया कि ये चीज़ें चलो पढ़ते जाओ, और मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने एक नॉर्मल सा ही नेक्स्ट मंथ अगर मैं बोलूँ तो फरवरी एंड तक मुझे पता लगा जेआरएफ के बारे में कि आप जेआरएफ का फॉर्म दे सकते हो और उसमें आपको मंथली 40 के फेलोशिप मिलती है और आप एक अच्छी इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकते हो। तो मैंने बोला ओ माय गॉड, अगर मुझे मंथली 40 के फेलोशिप मिलती है तो मैं कहीं से भी जाके अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन कर सकती हूँ। तब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब मैं पीएचडी ही करूँगी। तो फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, और हाँ, उस टाइम पे मेरे पास अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने बहुत लोगों को कांटेक्ट किया और किसी ने मुझे अपना सब्सक्रिप्शन दे दिया था। सॉरी, ये इलीगल है, बट क्या करें पढ़ने के लिए, तो मैंने ले लिया था उस चीज़ को। तो मैंने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन मुझे मिला था और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उस इंसान की जिसने मुझे सब्सक्रिप्शन दिलवाया था। फिर
उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और लिटरली शायद जून में हमारा पेपर होना था। सो मैंने मार्च से लेके जून तक मैंने पूरा साइकोलॉजी का सिलेबस पढ़ डाला था विद रिवीजन एमसीक्यू, क्योंकि मुझे अनअकैडमी पे एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया था जहाँ पे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एजुकेटर ने पढ़ाया और मैंने पढ़ लिया। सो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि कोविड का पीक सीजन फिर से आ गया था। 2021 चल रहा था उस टाइम पे और कोविड का पीक सेशन आ चुका था और हमारे एग्जाम एक वीक पहले कैंसिल हो गए। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। लाइक कोविड में होता है ना कि आप उतना पढ़ नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास कुछ आइडिया नहीं है कि कब पेपर होना है कब नहीं होना है। तो फिर उसके बाद हमारा पेपर हुआ नवंबर में, जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंच चुकी थी। ठीक है, मैंने फर्स्ट ईयर का तो हमारा एग्जाम ही नहीं हुआ था, हम प्रमोट कर दिए गए थे। तो फिर नवंबर में मैंने अपना नेट का पेपर दिया एंड फरवरी में मेरा रिजल्ट आया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ को क्लियर कर दिया। हाँ, उस टाइम पे मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैंने अपने माइंड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था कि इस बार करना है तो करके ही जाना है और मैंने कर दिया उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। अब आया बिगेस्ट प्रॉब्लम इन माय लाइफ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर आपने जीआरएफ क्लियर कर दिया नेट क्लियर कर दिया तो वो यूनिवर्सिटी आपको प्रपोजल मुंह पे मारती है आपके, आओ मेरे साथ पीएचडी करो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने जीआरएफ क्लियर किया था एवरीवन, अरे तुम्हारा तो एडमिशन हो जाएगा, तुम्हारा तो जीआरएफ है ये है बहुत। बट लिटरली बहुत से लोग हैं, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी जीआरएफ कैंडिडेट होते हैं। बट जब मैंने रियलिटी को चेक किया बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, सुपरवाइजर को भी आपसे ही चाहिए, वो चाहता है कि बच्चे के पास रिसर्च नॉलेज हो, उससे मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है, उसके साथ मुझे काम करके कैसा लग रहा है। तो आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और स्पेशली जब आप एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। तो मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था आईआईटी दिल्ली के लिए। मैंने मास्टर के ही फाइनल ईयर एग्ज़ाम के अपने पहले ही मैंने आईआईटी दिल्ली का इंटरव्यू दिया था बट मैं वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाई थी। मैंने राउंड 1 वहाँ पे दिया था आईआईटी दिल्ली में। फिर उसके बाद मैंने मास्टर अपना क्वालिफाइड किया, मेरा मास्टर क्लियर हो गया, मैं मास्टर हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने फॉर्म डाला था जामिया का एंड मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाला था। मैंने ये 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाला था क्योंकि मैं अपनी पीएचडी दिल्ली से करना चाहती, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे दिल्ली से एक अलग लेवल का प्यार था। मैं कभी दिल्ली नहीं आई थी, ऐसा नहीं था कि मैं कभी घूमने दिल्ली आई हूँ या, बट आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा दिल्ली से एक अलग लेवल का कनेक्शन था। तो फिर मैंने जामिया का इंटरव्यू दिया, मैंने काफ़ी अच्छे से अपना प्रपोजल रेडी किया था यूट्यूब के थ्रू। मैंने यूट्यूब का बहुत अच्छे से यूज़ किया, बहुत से लेक्चर्स देखे, बहुत से टॉपिक्स पढ़ी। मैंने जामिया का इंटरव्यू दिया एंड यस आई क्वालिफाइड जामिया। एंड फिर मैंने जामिया का, फिर उसके बाद मैंने आईआईटी दिल्ली का दिया, क्योंकि सॉरी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिया क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों से सुना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना एक ड्रीम होता है। तो मेरे मन में था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं वहाँ पे क्वालिफाइड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। बट स्टिल मैंने अपना फॉर्म अप्लाई किया हुआ था और मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गई एंड लिटरली मेरा 1 वीक में रिजल्ट आया एंड आई was selected in दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो उस टाइम जो मेरा मोमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड मोमेंट था कि फाइनली एट द एज ऑफ 2022 मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्रैक कर लिया। सो वहाँ से मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी मेरी स्टार्ट होगी एंड फाइन मैं अभी अपने सेकेंड ईयर में हूँ और लिटरली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और वहाँ का सेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव
माहौल है वहाँ के सुपरवाइजर भी काफ़ी अच्छे हैं, डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है। एक आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो उस डिपार्टमेंट में रह के, और बाकी सब कुछ बेहतर है। सो मैं आपको इसलिए ये बताना चाहती थी अपनी ये जर्नी कि मैंने पीएचडी कैसे क्लियर की। हाँ, जो मेरा मास्टर के बाद का जो टाइम था और मास्टर के पहले का जो टाइम था जब मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करी थी, वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कर पाऊंगी कि भी नहीं कर पाऊंगी। एक तो पीएचडी में सीट्स इतनी कम होती है, कहीं पे 5 सीट, कहीं पे 6 सीट होती है, और कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक भी कर रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे से पीएचडी नहीं होगी, मैं शायद अपना ये ख्वाब नहीं जी पाऊंगी। बट अल्लाह ताला ने ये चीज़ मेरे लिए लिखी थी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी शायद मेरे लिए बेस्ट प्लेस था कि आज मैं वहाँ से अपनी पीएचडी कर रही हूँ। सो कभी भी आप ये मत सोचना कि आप कहाँ से आ रहे हो और आपका क्या क्या बैकग्राउंड रहा है और कहाँ तक आपको जाना है। बट अपनी डेडिकेशन और फुल डेडिकेशन के साथ लगे रहो। आपको भले कुछ नहीं आता है, बट आप अपने अंदर अपनी स्पिरिट हाई रखोगे ना, तो डेफिनेटली रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। और मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं दिल्ली में किसी को नहीं जानती थी, मैं जस्ट उठी अपने घर से और मैं दिल्ली के लिए चल पड़ी थी। सो आज मैं दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हूँ, बहुत सेटल हूँ, सब कुछ है मेरे पास। आज मेरे पास मुझे फेलोशिप भी आ रही है, सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं सोचा करती थी कि कौन मुझे पैसे भेजेगा बाहर पढ़ने के लिए, बट आज आई एम डूइंग एवरीथिंग। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, जस्ट आप अपने गोल पे फोकस करें, रास्ते ऑटोमेटिक बन जाएंगे, एंड डेफिनेटली एक दिन आप भी अपनी जर्नी को तय करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।